इंडिया में आज दो क्राइसिस के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है, राइजिंग ऑयल प्राइसेस और पावर कट्स। जैसे ये क्राइसिस और बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑयल और कोल के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने की बात भी तेज़ हो रही है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया इस क्राइसिस को सॉल्व कर सकता है और कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो कि ऑयल और कोल को रिप्लेस कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिव्स की बात करने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंडिया में कितना कोल और ऑयल इंडिया घर में बनाता है और कितना इम्पोर्ट का होता है। अगर हम ऑयल की बात करें तो इंडिया दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और इंडिया अपनी ज़रूरत का 70% से भी ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रेशर आ जाता है। और जब भी ऑयल के प्राइसेस मार्केट में हाई होते हैं तो इंडिया में भी प्राइस बढ़ जाते हैं। कोल की बात की जाए तो इंडिया में आज इतना कोल है कि अगले 100 साल तक इंडिया में कोल कभी ख़त्म नहीं होगा। इंडिया अपनी ज़रूरत का 22% कोल इंपोर्ट करता है और जो मेन इंपोर्ट कंट्रीज़ हैं वो है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका। कोल एक पोल्यूटिंग एजेंट है और कई बार इंडिया में सप्लाई चेन मैनेजमेंट के प्रॉब्लम के कारण इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस भी आ सकता है, जैसे कि हमने रीसेंट टाइम्स में देखा है, जिसकी इन दो कारणों की वजह से कोल को रिप्लेस करने की बात भी हो रही है किसी ऑल्टरनेटिव से। अगर हम सबसे पहले ऑयल के बारे में बात करें तो इसके सबसे पहले जो ऑल्टरनेटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे वो होगा इथेनॉल। इथेनॉल को शुगर केन और राइस से बनाया जाता है। इसमें ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट होने की वजह से फ्यूल को बड़ी अच्छी तरह से यूज़ ये करता है। अगर इसको फ्यूल के साथ मिलाया जाता है तो गाड़ी से जो कार्बन इमिशंस निकलती हैं उसमें बहुत हद तक कमी आ जाती है और उसमें एनवायरनमेंट पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इंडिया में आज 8.5% जो फ्यूल है उससे इथेनॉल से ब्लेंड किया जा रहा है और इंडियन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 2030 तक इसको बढ़ा के 20% कर दिया जाएगा। इसका सबसे बड़ा यूज़ ये होगा कि इंडिया का इम्पोर्ट बिल इससे बहुत कम हो जाएगा और इंडिया में साल में करीब 30,000 करोड़ रुपीस इसकी मदद से बचा पाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इथेनॉल मार्केट में पेट्रोल से बहुत कम कीमत पर मिल जाता है, जिससे कि कॉमन पॉपुलेशन पे इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट शुगर केन प्रोड्यूसर है और इथेनॉल प्रोड्यूस करने में हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया में आज इतनी टैंकेड फैसिलिटी भी नहीं है जो कि पेट्रोल ब्लेंडिंग के लिए 10% इथेनॉल जो चाहिए उसको भी स्टोर कर सके। इससे पहले कि इंडिया ज़्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस करना शुरू करे, इंडिया को पहले अपनी टैंकेज फैसिलिटी को इम्प्रूव करना होगा। और शुगर केन और राइस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और इंडिया में पहले ही वाटर टेबल काफ़ी नीचे आ गया है, जिसकी वजह से शायद इंडियन गवर्नमेंट को शुगर केन या राइस की जगह कोई और अल्टरनेटिव ढूंढना पड़े इथेनॉल ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करने के लिए। जिस अगले ऑल्टरनेटिव की हम बात करेंगे वो होगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इंडिया में सिर्फ 1.8% पॉपुलेशन ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यूज़ करती है, बट अगर जिस रेट पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स लोग खरीद रहे हैं इंडिया में 2030 तक 30% जो गाड़ी रोड पे होगी वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स होंगी। इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पेनिट्रेशन मोर देन 200% इंक्रीज़ हो गया है हर एक साल। अगर हम और कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्वे, आइसलैंड और स्वीडन जैसी कंट्रीज़ में मोर देन 50% ऑफ जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं। पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को पूरी तरह से ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए सामने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे सबसे पहला इसका कारण है वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स कार्स में यूज़ होने वाली बैटरी का कॉस्टली होना। जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदते हैं उसका सबसे बड़ा इशू होता है कॉस्ट। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरी यूज़ होती है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और इसका फुल टाइम ड्यूरेशन चलने का 6 to 7 ईयर्स होता है। उसके बाद इसको चेंज करना पड़ता है जो कि बहुत कॉस्टली हो जाता है। जब कोई नया बैटरी खरीदता है तो उसका जो कॉस्ट पूरी व्हीकल का होता है वो 25% होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ चार्जिंग फैसिलिटीज़ इन इंडिया। तीसरा है टेम्परेचर इश्यूज़ इन इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चलाने का जो एक आइडियल टेम्परेचर होता है वो होता है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस, बट इंडिया में यूपी, राजस्थान, केरला के लिए ये आइडियल व्हीकल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर जो गर्मियों में कई बार 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। ऐसे ही उत्तराखंड या मेघालय जैसी जगह जहाँ पे बहुत सर्दी पड़ती है वहाँ के लिए भी जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं वो आइडियल नहीं है। ऐसे ही लैक ऑफ क्वालिटी व्हीकल्स इन मार्केट, ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में नहीं है एंड ड्यू टू न्यूनेस ऑफ दिस नीच जो व्हीकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बीटा वर्जन है और अच्छी क्वालिटी का भी नहीं है, तो लोग ज़्यादा पैसा ऐसे व्हीकल पे नहीं लगाएंगे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है और जो कि यूज़ करने में डेंजरस भी है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इन डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी। अगर इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ज़्यादा यूज़ की जाती हैं तो उसके लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका मतलब होगा और कोल को बर्न करना, जो कि इन्वायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। अगर हमें ईवी को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना है तो हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी बनाने की और इन्वायरमेंट फ्रेंडली विकल्प तलाशने होंगे। इसके बाद अगर हम बात करें इंडियन गवर्नमेंट की, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे
इंसेंटिव्स चलाए हैं और बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे लॉन्च ऑफ PLI स्कीम। ये स्कीम इंडिया में ACC बैटरी स्टोरेज मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करेगी और लोकली EV में यूज़ होने वाली बैटरीज़ को डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। इससे इम्पोर्ट बिल बहुत कम हो जाएगा और EV का कॉस्ट भी कम हो जाएगा। इसकी वजह से बहुत सारे EV प्लेयर्स मार्केट में आए हैं, जैसे कि एथर, ओला और ग्रीव्स कॉटन। ऐसे ही फेम 2 नाम की एक स्कीम है। ये स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी और ये फेम 1 स्कीम का ही एक एक्सटेंशन थी। इस स्कीम के ज़रिए जो गवर्नमेंट है वो $1.36 बिलियन यूज़ करेगी टू गिव इंसेंटिव्स टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल यूजर्स। इस स्कीम के जरिए 7,000 ई बसेस, 5 लाख E3 व्हीलर्स और 55,000 4E व्हीलर्स को सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने एक अमृत पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की सारी जानकारी दी जाएगी। इसमें सारे EV से रिलेटेड इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा, जैसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस, चार्जिंग फैसिलिटीज़, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सब्सिडीज़ और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इन सारी चीज़ों के बारे में इस पोर्टल में बताया जाएगा। जो तीसरा सोल्यूशन मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट इंडिया अपनी ऑयल स्टोरिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा सकता है। इससे जब भी पेट्रोल मार्केट में सस्ता हो, इंडियन ऑयल कंपनीज बड़ी क्वांटिटी पे ऑयल कम दाम पे खरीद सकती हैं और स्टोर भी कर सकती हैं, जिससे कि जब ऑयल के प्राइसेस मार्केट में बढ़ें उस टाइम पे अपने इन रिजर्व्स को इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन ऑयल कंपनीज यूज़ कर सकती हैं। इंडिया में इस टाइम पे 5.3 मिलियन टन ऑयल स्टोर करने की कैपेसिटी है। इंडिया के पास 4 स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि मैंगलोर पदूर कर्नाटका में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में और चंदीखोले ओडिशा में। अब हम लोग बात करेंगे कोल के ऑल्टरनेटिव्स की। तो जो कोल का सबसे पहला ऑल्टरनेटिव जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस एक नॉन पोल्यूटिंग एजेंट है और इससे यूज़ करने से इंडिया पे कोल का डिपेंडेंस बहुत कम हो जाएगा। इंडिया में करंटली नेचुरल गैस का यूज़ एनर्जी जनरेशन में सिर्फ 6.3% है और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट है इसको बढ़ाकर 15% करने का। यही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट नेचुरल गैस को GST के अंडर लाने की भी सोच रही है, ताकि इस पर फिक्स टैक्स लगे और प्राइस इंक्रीज ना हो, जैसे कि पेट्रोल में हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ऑयल एंड गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पे 7.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाली है और इसके अलावा भी इंडियन गवर्नमेंट गैस डायरेक्टली इंडिया के 470 डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का प्लान कर रही है। अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो रशिया, USA, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज़ में जो नेचुरल गैस है उससे बहुत हाई क्वांटिटीज़ में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिससे कि उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी साफ़ रहता है और उनको कोल को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जिस अगले ऑल्टरनेटिव की हम बात करने वाले हैं वो है सोलर पावर की। इंडिया दुनिया में 5th रैंकिंग पे है इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर पावर कैपेसिटी। इंडिया की करंट कैपेसिटी है 55 गीगावाट्स, जो कि 14% है ऑफ ओवरऑल पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ इंडिया। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट रखा था कि 2022 तक इंडिया की सोलर कैपेसिटी को 100 गीगावाट कर दिया जाएगा और 2030 तक 300 गीगावाट। इंडिया में सोलर सेक्टर सिंस 2011 59% ग्रो हुआ है। 2011 में इंडिया की कैपेसिटी 0.5 गीगावाट की थी, जो अब 55 गीगावाट की है। इंडिया पर अपने 100 गीगावाट टारगेट जो कि 2022 तक अचीव इंडिया को करना था वो नहीं कर पाया। यही इस वजह से हुआ क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बहुत इनकन्सिस्टेंट थी, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट सोलर एनर्जी और फाइनेंसिंग इश्यूज़ भी कुछ इसके और कारण थे। बट रिसेंटली इस ट्रेंड में चेंज देखने को मिला है। सोलर एनर्जी के बारे में अवेयरनेस बढ़ने के कारण इंडिया में सोलर एनर्जी का यूज़ बढ़ गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में इंक्रीज़ आना और सोलर एनर्जी का लेस एक्सपेंसिव होना इसके यूज़ में इंक्रीज़ के कुछ बड़े कारण हैं। बट स्टिल अभी भी इंडिया को सोलर एनर्जी को ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए बहुत काम करने हैं। विंड एनर्जी भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इंडिया के पास 4th हाईएस्ट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है इन द वर्ल्ड और इंडिया में अब तक 60 बिलियन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विंड पावर से जनरेट कर चुका है। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी एंकरेज कर रही है बाय गिविंग फाइनेंशियल एंड फिजिकल इंसेंटिव्स। इसके साथ विंड एनर्जी के लिए जनरेशन बेस्ड इंसेंटिव स्कीम भी गवर्नमेंट दे रही है उन विंड प्रोजेक्ट्स के लिए जो मार्च 2017 से पहले कमीशनड हुए हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी यूज़ करने वाली स्टेट्स में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इंक्लूडेड है। इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इंडिया आज के टाइम पे 3% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियर एनर्जी इंडिया का 5th हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर है। इंडिया में 43 TWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 2021 में प्रोड्यूस हुआ बाय यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। 22 रिएक्टर्स इंडिया में आज करीब हैं जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है, बट उसमें से सिर्फ 18 रिएक्टर्स ऐसे हैं जो कि 300 MWA से भी कम पावर जनरेट करते हैं, जो कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए काफ़ी कम है। बट इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले रही है न्यूक्लियर एनर्जी को एक प्रोमिनेंट ऑल्टरनेटिव बनाने के लिए फॉर कोल।
फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में इंडिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बन रहा है जिससे कि 9900 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जनरेट की जा सकती है, और इंडिया और 12 न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने की प्लान कर रहा है जिससे कि 10,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। तो गाइस ये बात थी ऑयल और कोल के ऑल्टरनेटिव्स की और कैसे इंडिया अपने ऑयल प्राइसेस और जो कोल पे डिपेंडेंसी है उसको कम कर सकता है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।